नमस्कार। पैसे की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने के लिए तैयार है। आज हम सिर्फ नंबरों और निवेश की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस चीज की बात करेंगे जो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमारा दिमाग, हमारा व्यवहार। हम मॉर्गन हाउसेल की जो मशहूर किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके सार पर आधारित एक गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि क्यों पैसों से जुड़े हमारे फैसले अक्सर गणित या ज्ञान से ज्यादा हमारी भावनाओं पर टिके होते हैं। हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारा अतीत, क्यों वित्तीय सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि कोई क्या जानता है, और इस पर ज्यादा कि वो कैसे पेश आता है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि पैसा संभालना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक व्यवहार कौशल ज्यादा है, जिसे अंग्रेजी में सॉफ्ट स्किल कहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब सा है ना, वित्त और सॉफ्ट स्किल। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं आज। तो शुरुआत करते हैं इसी मूल तर्क से। किताब कहती है कि आप कितने स्मार्ट हैं या आपको फाइनेंस की कितनी गहरी समझ है, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आप पैसों को लेकर कैसा बर्ताव करते हैं। ये पारंपरिक सोच से तो बिल्कुल अलग है। वो तो मानती है कि अच्छे फैसले सिर्फ तर्क और डेटा पर आधारित होते हैं। हाँ, और ये सोच वाकई सोचने पर मजबूर करती है। पारंपरिक अर्थशास्त्र तो अक्सर यही मानता है कि इंसान एकदम रैशनल है, हमेशा अपने फायदे का सोचेगा, कैलकुलेट करेगा, फिर फैसला लेगा। लेकिन हाउजर इस धारणा को चैलेंज करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि हम स्प्रेडशीट और चार्ट से ज्यादा अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं। अपनी परवरिश, समाज से मिले संकेत और हमारी भावनाएं, डर, लालच, पछतावा, आत्मविश्वास, ये सब ज्यादा असर डालती है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमारे फैसलों पर हमारे पर्सनल इतिहास का गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। और इसी वजह से पैसा संभालना एक सॉफ्ट स्किल या कहें कि व्यवहार कौशल बन जाता है। सोचिए, जैसे गाड़ी चलाना सिर्फ ट्रैफिक नियम जानने से नहीं आता जी। आपको असल सड़क पर गाड़ी चलाने का अनुभव चाहिए, वो समझ चाहिए। वैसे ही पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ फॉर्मूले जानने से नहीं होता। आपको अपनी भावनाओं को समझना होता है, उन्हें कंट्रोल करना होता है। कई बार जो फैसला किसी बाहरी व्यक्ति को बेवकूफ़ी भरा या इरैशनल लगे, वो उस व्यक्ति के निजी डर, उसकी ज़रूरतों या उसके जीवन के अनुभवों के हिसाब से बिल्कुल सही हो सकता है। हम कहानियों से ज़्यादा सीखते हैं, नंबरों से कम। ये तो बड़ी गहरी बात है। इसका मतलब है कि दो लोग, मान लीजिए उनकी इनकम बराबर है, नॉलेज भी बराबर है, फिर भी पैसों को लेकर बिल्कुल अलग नतीजे पा सकते हैं, सिर्फ अपने व्यवहार की वजह से। निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल। और यहीं से किताब के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक निकलते हैं जो इस व्यवहार वाले पहलू पर रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो पहला सबक क्या है? किताब किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देती है? पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सबक, आप कितना कमाते हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना आप कितना बचाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाना जरूरी है या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिल जाए। लेकिन हाउजर कहते हैं कि एक अच्छी नियमित बचत दर बनाए रखना और फिजूल खर्ची से बचना ये कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये थोड़ा उल्टा लगता है। आमतौर पर तो फोकस ज्यादा कमाई पर ही रहता है, बचत ज्यादा जरूरी कैसे? देखिए, ज्यादा कमाई आपको अमीर बनने का मौका दे सकती है, एक पोटेंशियल देती है, लेकिन बचत ही वो चीज है जो असल में आपको अमीर बनाती है। बचत आपको ऑप्शन देती है, आजादी देती है। आजादी किस तरह की? आपको नौकरी बदलने की आजादी, मान लीजिए आपको पसंद नहीं है, मुश्किल समय का सामना करने की हिम्मत, या अचानक कोई अच्छा मौका आ गया उसका फायदा उठाने की सहूलियत। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक कुशन है। और यहीं पर अनदेखे धन का विचार आता है। अनदेखा धन ये क्या है? मतलब सच्ची दौलत वो नहीं जो दिखती है, बड़ी कारें, महंगे घर, चमकदार चीजें, ये सब नहीं। हाँ, दिखावा। बिल्कुल, ये तो खर्च के लिए पैसे का सबूत है, दिखावा है। सच्ची दौलत वो पैसा है जो आपने कमाया लेकिन खर्च नहीं किया। ये वो पैसा है जो बैंक में है, निवेश में है, जो आपको वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है। ये अनदेखा है क्योंकि ये दिखावटी नहीं है। लोग अक्सर अमीर दिखने की कोशिश में असल में अमीर बनने से चूक जाते हैं। अच्छा। दिलचस्प बात यही है, असली धन वो है जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है, मन की शांति और नियंत्रण के रूप में। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। असली दौलत वो जो दिखती नहीं। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण सबक क्या है?
अगला है कंपाउंडिंग का जादू। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां जुआ कहा था, पता है? हाँ, सुना है। इसका मूल सिद्धांत तो सरल है। जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो ना सिर्फ आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर रिटर्न मिलता है, बल्कि आपके कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। अच्छा। ये एक तरह की पैसा बनाने वाली मशीन है जो समय के साथ तेज होती जाती है। हाँ, कंपाउंडिंग के बारे में सुना तो है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन अक्सर लोग इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते? सिर्फ जानना काफी क्यों नहीं है? क्योंकि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए 2 चीजें चाहिए, समय और धैर्य। और यहीं पर फिर से व्यवहार आ जाता है, साइकोलॉजी। कंपाउंडिंग धीमी गति से शुरू होती है। सालों तक शायद नतीजे बहुत एक्साइटिंग ना लगे। फिर बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, डर लगेगा, कभी लालच आएगा। सवाल यह है कि क्या आप इन सब के बावजूद अपनी योजना पर टिके रह सकते हैं? क्या आप दशकों तक इंतजार कर सकते हैं? मुश्किल है। हाँ, यही ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या बाजार के गिरने पर घबराकर पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए कंपाउंडिंग गणित से ज्यादा अनुशासन और धैर्य का खेल है। आपका व्यवहार ही तय करता है कि आप इसका लाभ उठा पाएंगे या नहीं। बिल्कुल सही कहा। धैर्य रखना शायद सबसे मुश्किल निवेश सलाहों में से एक है। अच्छा, किताब भाग्य और जोखिम के बारे में भी कुछ कहती है ना? ये फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। ये एक और ऐसा एरिया है जहां हमारा मनोविज्ञान हमें धोखा दे सकता है। हॉजल कहते हैं कि किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क, ये वित्तीय नतीजों पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। हम अक्सर सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और उनकी सफलता का सारा क्रेडिट उनकी बुद्धि और मेहनत को दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और असफल लोगों को उनकी गलतियों के लिए दोषी ठहराते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। हम सोचते कि अगर हम भी वही करेंगे जो सफल लोगों ने किया है तो हम भी सफल हो जाएंगे। लेकिन हॉजल हमें याद दिलाते हैं कि हर सफलता में थोड़ा भाग्य का हाथ जरूर होता है। सही समय पर सही जगह होना, किसी अप्रत्याशित घटना का फायदा मिल जाना। उसी तरह हर असफलता के पीछे सिर्फ गलत फैसले नहीं होते। बुरा वक्त या कोई अनएक्सपेक्टेड रिस्क भी हो सकता है। जैसे कोविड महामारी को ही ले लीजिए, किसी ने सोचा नहीं था। सही बात है। लेकिन उसने लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति को तहस नहस कर दिया। इसमें उनकी क्या गलती थी? तो इसका मतलब है कि हमें अपनी सफलताओं पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और असफलताओं से पूरी तरह निराश भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल। विनम्रता, ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। ये समझना कि बाहरी ताकतें भी काम कर रही हैं, हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। हम अपनी पिछली सफलता, जो शायद थोड़ी किस्मत से मिली हो, उसके आधार पर जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने से बचते हैं। अच्छा। और पिछली विफलता, जो शायद बुरे वक्त की वजह से हो, उसके कारण अच्छे मौकों को हाथ से जाने नहीं देते। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, हम अपनी सफलता या असफलता का कितना क्रेडिट वाकई खुद को दे सकते हैं? सच्चाई शायद बीच में कहीं है। ये समझने से चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, थोड़ा दबाव कम महसूस होता है। अच्छा, इन मनोवैज्ञानिक पहलुओं के अलावा क्या कोई और प्रैक्टिकल सबक है जिस पर किताब जोर देती है? हाँ, एक बहुत ही जमीनी और जरूरी सबक है, अपना खेल जाने। नो योर ओन गेम। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसों को लेकर हर किसी की स्थिति अलग है, लक्ष्य अलग हैं, जरूरतें अलग हैं। जोखिम लेने की क्षमता, टाइम होराइजन, सब कुछ अलग अलग होता है। तो जो निवेश रणनीति आपके पड़ोसी या दोस्त के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। लेकिन हम तो अक्सर दूसरों को देखकर ही सीखते हैं या उनसे सलाह लेते हैं। इसमें क्या खतरा है फिर? खतरा यह है कि आप किसी और का खेल खेलने लगते हैं, अपने लक्ष्य भूलकर। मान लीजिए आपका दोस्त डे ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। जो डे ट्रेडिंग में चाहिए। दूसरों के संकेतों पर चलना आपको अपने रास्ते से भटका सकता है और आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हों। तो जरूरी ये है कि हम पहले अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को समझें और फिर उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। एकदम सही। आपकी वित्तीय योजना आपकी अपनी होनी चाहिए, पर्सनल, जो आपके मूल्यों, आपके जीवन के लक्ष्यों और आपकी समय सीमा के साथ जुड़ी हो। सामाजिक दबाव या दूसरों से तुलना के आधार पर लिए गए वित्तीय फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। अपना खेल पहचानिए और उसी के नियम से खेलिए। किताब में उन लोगों के बारे में भी कुछ चेतावनी दी गई है जो बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। कुछ ऐसे उदाहरण हैं? हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे गोल पोस्ट शिफ्टिंग भी कहते हैं। हाउजल कुछ बेहद सफल और बुद्धिमान लोगों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने बहुत धन और नाम कमाया, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। वो हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहे, नेवर एनफ। बड़े से बड़े गैर जरूरी जोखिम लेते गए और नतीजा उन्होंने ना सिर्फ अपना पैसा गंवाया, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी आजादी, अपने रिश्ते,
वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो असल में मायने रखता था, जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ये तो डरावना है। ऐसा क्यों होता है? कोई रुकता क्यों नहीं? ये पर्याप्त की सीमा तय न कर पाने की वजह से होता है। इनफ इज नेवर इनफ वाला सिंड्रोम। जब आप ये नहीं जानते कि आपके लिए कितना पैसा या कितनी सफलता काफी है, तो आप हमेशा और ज्यादा की दौड़ में लगे रहते हैं। आप उन चीजों के लिए जोखिम उठाते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, और ऐसा करके उन चीजों को खोने का खतरा उठाते हैं जिन्हें आप दोबारा खरीद नहीं सकते, जैसे इज्जत, आजादी, परिवार और दोस्त। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कब रुकना है, कब कहना है कि बस इतना काफी है। ये डिफाइन करना जरूरी है। बिल्कुल। पर्याप्त को परिभाषित करना शायद सबसे जरूरी वित्तीय कौशलों में से एक है। ये आपको बेवजह के लालच और जोखिम से बचाता है। यहाँ एक दिलचस्प पैराडॉक्स है। सबसे बड़ा वित्तीय जोखिम शायद वो लेना है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप और ज्यादा चाहते हैं। संतोष खोजना और लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना, ये मानसिक शक्ति के संकेत है और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, व्यवहार का महत्व, बचत, कंपाउंडिंग का धैर्य, भाग्य की भूमिका, अपना खेल जानना और पर्याप्त को समझना, तो व्यवहारिक तौर पर हमें क्या करना चाहिए और पैसों का असली मकसद क्या है आखिर? व्यवहारिक सलाह सीधी है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। नियमित रूप से बचत करें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी जरूरी है। लंबी अवधि के लिए निवेश करें और धैर्य रखें, टाइम दें उसे। ऐसे जोखिमों से बचें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, खासकर उन चीजों को पाने के लिए जो जरूरी नहीं है। और सबसे जरूरी, अपनी वित्तीय योजना को अपने व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों के साथ जोड़ें, किसी की नकल ना करें। और पैसों का असली मूल्य, क्या ये सिर्फ बड़ी गाड़ी या बड़ा घर है? नहीं, किताब के अनुसार धन का असली मूल्य विलासिता या दिखावा नहीं है। इसका असली मूल्य है नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण? हाँ, अपने समय पर नियंत्रण। आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं, अपने विकल्पों पर नियंत्रण, क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, ये चुनने की आजादी। ये वही अनदेखी संपत्ति है जिसकी हमने बात की थी। पैसा आपको चीजें नहीं, बल्कि अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता खरीदने में मदद कर सकता है। नियंत्रण पाने का एक जरिया है, Exactly. एक टूल है। हाँ, बिल्कुल। और जब आप पैसे को इस नजरिए से देखते हैं, तो ये सिर्फ अंक गणित का खेल नहीं रह जाता। बिल्कुल। ये जीवन की गुणवत्ता का सवाल बन जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये आपको ज्यादा टिकाऊ और सच्ची खुशी की ओर ले जा सकता है। ये मानसिकता का बदलाव है। संपत्ति को एक साधन के रूप में देखना, साध्य या एंड गोल के रूप में नहीं। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि वित्तीय सफलता के लिए सिर्फ बाजार को समझना काफी नहीं है, बल्कि खुद को समझना शायद ज्यादा जरूरी है। अपनी भावनाओं, अपने बायसेस, अपनी आदतों को पहचानना और उन्हें मैनेज करना ही असली कुंजी है। ये संख्याओं से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। एकदम सही कहा। और इसी मनोविज्ञान से जुड़ा एक अंतिम विचार है जिस पर श्रोता शायद आगे सोच सकते हैं। अगर, जैसा कि हाउजल कहते हैं, वित्तीय व्यवहार जीवन के शुरुआती अनुभवों से गहराई से जुड़ा होता है और बदलना मुश्किल होता है, तो फिर सवाल ये उठता है, सिर्फ किताबें पढ़कर या जानकारी हासिल करके कोई व्यक्ति अपने वित्तीय व्यवहार को वास्तव में कितना बदल सकता है? क्या ज्ञान पर्याप्त है, या फिर हमें गहरे, शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण व्यवहारिक बदलावों पर काम करने की जरूरत है? ये सवाल हमें इस चर्चा से भी आगे सोचने की दिशा देता है। वाकई ये एक गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो। इसी विचार के साथ हम धन के मनोविज्ञान पर अपनी आज की एक गहन बातचीत समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये बातचीत आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी और आपको पैसों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी।